हेलो दोस्तों, मैं आपका स्टडी प्लेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं थॉर्नडाइक के नियम। थॉर्नडाइक ने दो नियम दिए थे। सबसे पहले इन्होंने प्रथम नियम दिया था, इसके बाद इन्होंने द्वितीय नियम दिया था। प्रथम नियम जिसमें 3 नियम है, द्वितीय नियम जिसमें 5 नियम है। प्रथम नियम जो 3 नियम वाला है उसे प्रथम नियम कहते हैं, जिसे मुख्य नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य नियम। और द्वितीय नियम जो उनका, उन्हें द्वितीय नियम या उसे गौड़ नियम के नाम से बहुत फेमस है और द्वितीय नियम भी कहते हैं। चलिए, मैं इसके आगे बताने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने इसके आगे थॉर्नडाइक के सिद्धांत और प्रयोग को अपने आगे वाले वीडियो में बता दिया। अगर आप चाहें तो वहाँ से विजिट कर सकते हैं। चलिए, हम इनके देखते हैं सीखने के मुख्य नियम, जिसे मुख्य नियम या प्रथम नियम कहते हैं। इसमें 3 नियम है: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये सीखने के प्रथम नियम के अंतर्गत आते हैं। और सीखने का जो द्वितीय नियम है, जिसे गौड़ नियम कहते हैं, उसमें 5 आते हैं। कौन से आते हैं? अभिवृत्ति का नियम, जिसे मनोवृत्ति का नियम, 2 नाम से जानते हैं इसको। अभिवृत्ति और मनोवृत्ति दोनों एक ही चीज होती है। अभिवृत्ति का नियम, मनोवृत्ति का नियम। दूसरा बहु अभिक्रिया का नियम। तीसरा आंशिक क्रिया का नियम। सदृशीकरण का नियम। साहचर्य परिवर्तन का नियम। चलिए, अब हम देखते हैं जो सीखने के मुख्य नियम है। जो सीखने के मुख्य नियम में प्रथम है तत्परता का नियम। सीखने के मुख्य नियम में प्रथम है तत्परता का नियम। हम चले उसे देखते हैं। अब चलिए देखते हैं कि तत्परता का नियम है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस। तो किसी चीज के लिए हम तैयार रहें। पहले तो हम जान लेते हैं तत्परता क्या होती है। तो चलिए पहले देखते हैं। किसी कार्य को बिना किसी बहाना, शिकायत और बहस किए बगैर खुद की स्वेच्छा से करना। अगर कोई कार्य है बिना किसी बहाना, शिकायत, बहस किए बगैर खुद की स्वेच्छा से करना, अपने मन से करना, उसे ही हम तत्परता कहते हैं। अब थॉर्नडाइक ने क्या कहा कि सीखने के लिए सीखने वाला तैयार हो। सीखने के लिए सबसे पहले तो सीखने वाले को तैयार होना चाहिए। तैयार तब होगा जब सीखने वाले के सामने कोई समस्या हो। जब वो सीखने वाला तैयार कब होगा? जब उसके सामने कोई समस्या हो। बिना तत्परता के कोई कुछ सीख नहीं सकता, उन्हें कोई सिखा भी नहीं सकता। अगर कोई, थॉर्नडाइक कहते हैं कि अगर कोई तत्पर नहीं है तो वो न ही खुद सीख सकता और न ही कोई सोचे कि उसको हम सिखा लें फोर्सफुली, तो वो सीख भी नहीं सकता। सीखने के लिए उसे तत्पर रहना चाहिए। तत्पर का मतलब, जब वो तत्पर होगा तो उसकी इच्छा, खुद की इच्छा होगी, स्वेच्छा होगी कि वो सीख जाए। उसे ना उस समय थकान लगेगा, न उसे कोई रुकावट होगी, ना बहानेबाजी हो, कुछ भी नहीं होगा। अगर वो सीखना नहीं चाहेगा तो कुछ भी आप कर लीजिए, वो नहीं सीखेगा। विद्यार्थी को सीखने के लिए सबसे पहले क्या रहना होगा? तत्पर होना पड़ेगा। और तत्पर कब होगा? विद्यार्थी है, ये क्या है? विद्यार्थी। अब विद्यार्थी के सामने समस्या आ गई, अगर वो समस्या अपने आप समाधान हो गया, उसका समस्या है, किसी ने समाधान कर लिया, उसको समाधान करने की जरूरत नहीं, तो क्यों सीखेगा? लेकिन विद्यार्थी के सामने समस्या आई और उसके पास कोई हल ही नहीं कि अगर मैं इस समस्या को हल नहीं करूँगा तो मेरे पास कोई चारा ही नहीं, मुझे करना तो पड़ेगा ही। अब जब करना पड़ेगा तो अब मुझे पता है कि मुझे तो करना पड़े, तब वो तत्पर होगा। तब वो चाहे जैसे उस काम को करना चाहेगा, अपना बेस्ट देना चाहेगा। तब उसे नहीं लगे मेरे पास टाइम नहीं है, मैं थक चुका हूँ, मेरे पास मुझे काम है, ये कुछ भी नहीं देखेगा। वो तत्पर रहेगा तो उसको सीख लेगा। जब विद्यार्थी के सामने समस्या आएगी
तभी तत्पर होगा। अब समस्या अगर कोई अन्य समाधान मिल जाता है बहुत आसानी से कर लेगा कोई दूसरा उसकी समस्या का समाधान, तब पर भी उसको कोई नहीं दिक्कत हो। लेकिन अगर समस्या है और उसको ही समाधान करना है तो वो तत्पर होगा और समस्या का समाधान करेगा और उसको सीख लेगा। सीखने में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती। सीखने में संतोष मिलना। अगर विद्यार्थी सीख रहा है, अगर उसको संतोष मिला तो क्या होगा, तत्पर हो जाएगा, उस चीज़ को सीखने के लिए तत्पर होगा, उसको बार बार सीखने का प्रयास करेगा। अगर सीखने में असंतोष की प्राप्ति हुई तो वो खींच जाएगा, वो काम को करना, एक बार किया 2 बार किया फिर कहेगा छोड़ो जाने दो, हम करेंगे ही नहीं। इसलिए सीखने में संतोष असंतोष का भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि संतोष मिला है कि असंतोष मिला। अब इस संतोष असंतोष कैसे पता चलेगा किसको संतोष मिला कि असंतोष मिलेगा इस कार्य के लिए? इनमें 3 बातें होती हैं। पहला, तत्परता में कार्य मिलना। तत्पर है और उसको कार्य मिल गया तब उसे संतोष की प्राप्ति होगी। और तत्परता में कार्य का न मिलना, अगर वो तत्पर है लेकिन उसे कार्य ही नहीं मिला तब पर भी उसको असंतोष मिलेगा। और तत्परता न होना और कार्य का मिलना, और तत्पर भी नहीं है, उससे उसका मन भी नहीं करे, नहीं मैं नहीं करूँगा, मेरा मन नहीं है, और तब पर भी उसको फोर्सफुली दिया जा रहा है कि नहीं तुम्हें काम करना, तब पर भी उसको असंतोष की प्राप्ति होगी। जब कार्य करने के लिए तैयार है, उसे कार्य मिल रहा है तो उसे संतोष मिलेगा। कार्य करने के लिए तैयार है, कार्य नहीं मिल रहा है, असंतोष मिलेगा। अगर कार्य करने के लिए तैयार नहीं है, उसे फोर्सफुली कार्य दिया जा रहा है, तब पर भी असंतोष। ये 3 बातें थॉर्नडाइक ने बताई है कि कैसे संतोष और असंतोष मिलता है। अब हम लोगों ने देख लिया कि थॉर्नडाइक के प्रथम नियम तत्परता, हमने इसको देख लिया तत्परता का नियम। अब ये जो मुख्य नियम और प्रथम नियम, इसमें देखते हैं अभ्यास का नियम। ये अभ्यास का नियम क्या है, ये अभ्यास का नियम जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अब ये क्या होती है? अभ्यास, एक व्यवहार को बार बार करना। अभ्यास, बस मैं अभ्यास का बता रही हूँ, इसका बस अभ्यास का बता रही हूँ कि एक व्यवहार को बार बार करना, एक व्यवहार को बार बार करना वही अभ्यास होता है। तो चलिए थॉर्नडाइक क्या मानते हैं? थॉर्नडाइक मानते हैं कि यदि सीखने की क्रिया बार बार न की जाए तो वह विस्मृत हो जाती है। विस्मृत मतलब कि वो भूल जाती है, हमारे दिमाग से उतर जाती है। तो इसलिए सीखने की क्रिया को अगर बार बार न किया जाए, उसे बार बार उसको दोहराया न जाए तो वो विस्मृत हो जाती। इसे 2 अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसे प्रयोग का नियम, अनुप्रयोग का नियम। 2 नाम देते हैं, प्रयोग का नियम और लॉ ऑफ यूज। अनुप्रयोग का नियम लॉ ऑफ डिसयूज। प्रयोग का नियम लॉ ऑफ यूज, अनुप्रयोग का नियम लॉ ऑफ डिसयूज। इसे 2 नाम और नाम, जैसे कि अभ्यास के नियम को और 2 अन्य नाम से जानते हैं, प्रयोग का नियम, अनुप्रयोग का नियम। अब इन्होंने क्या कहा? थॉर्नडाइक ने कहा कि अगर सीखने के लिए क्रिया को बार बार करना पड़ेगा, अगर आपको किसी चीज़ को सीखना है तो बार बार करना पड़ेगा। लेकिन इसकी कुछ आलोचना हुई कि अच्छा, बार बार क्रिया करने से हम उसकी सारी कंडीशन को सीख लेंगे कि वह क्या गलत है क्या सही है, इसकी आलोचना हुई। तो क्या आलोचना हुई कि सीखना केवल अभ्यास के द्वारा ही संभव नहीं, बल्कि समझ और सूझ की भी आवश्यकता है। आलोचकों ने कहा कि सीखना ये नहीं कि बस अभ्यास के द्वारा ही समझ, बल्कि इसमें समझ और सूझ की भी आवश्यकता होती है। और दूसरी आलोचना में कहा गया, यदि सीखना केवल अभ्यास एवं आवृत्ति पर निर्भर है तब बिल्ली को सही एवं गलत दोनों अनुक्रिया सीखना चाहिए। अगर सीखना अभ्यास या आवृत्ति पर निर्भर है, अगर कोई कुछ सीखना चाहता है तो अभ्यास और आवृत्ति पर है। तो जो बिल्ली थी
तो क्यों सही अनुक्रिया ही सीखी, गलत अनुक्रिया क्यों नहीं सीख पाई कि मैंने क्या क्या गलत किया था। तो उसने क्या किया, सही अनुक्रिया ही सीखी। तो अब थॉर्नडाइक, तो भाई उन लोगों ने, वो लोग भी तो बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक ने ऐसे तो कह नहीं दिए, तो उन्होंने, थॉर्नडाइक ने अपनी गलती को स्वीकारा। थॉर्नडाइक ने गलती को स्वीकारा। एक अच्छे मनोवैज्ञानिक की यही पहचान होती है कि जो अपने गलती को मान ले और उसको सुधार ले। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वे अपनी गलती को मानते हैं, उसे स्वीकार करते भी हैं। अब इन्होंने क्या नाम दिया, इन्होंने दिया कि नियंत्रित अभ्यास के नियम। इन्होंने दिया नियंत्रित अभ्यास का नियम, नियंत्रित अभ्यास का नियम। इस नियम के अनुसार क्या है, अभ्यास व अभिवृत्ति के साथ, अभी तक इन्होंने बोला कि अभ्यास करते रहिए, अभिवृत्ति करते रहिए, के साथ साथ तर्क विचार और संकेत आदि की भी आवश्यकता होती है। आप अभ्यास करिए, अभिवृत्ति करिए, और उसके साथ साथ तर्क और विचार की भी आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हमारा थॉर्नडाइक का जो ये वाला नियम था। अब हम लोग पढ़ लिए तत्परता का नियम, जिसमें सीखने के लिए तत्पर रहना चाहिए। अभ्यास का नियम, किसी चीज को बार बार करते रहना चाहिए। अब चलिए देखते हैं कि प्रभाव का नियम। तीसरा, प्रथम था तत्परता का नियम हो गया, अभ्यास का नियम हो गया। अब हम देखने जा रहे हैं प्रभाव का नियम। कैसा प्रभाव का नियम, तो ये प्रथम मुख्य नियम का तीसरा भाग, तीसरा प्रकार है। व्यक्ति को क्रिया से संतोष की प्राप्ति होने पर बार बार करने के लिए तत्पर रहेगा। अगर प्रभाव का नियम, अगर व्यक्ति कोई क्रिया कर रही है, उस पे एक संतोषजनक प्रभाव पड़ रहा है, उसको कार्य करने से उसे एक संतोषजनक प्रभाव पड़ रहा है, तो वो अपने कार्य को बार बार करने के लिए प्रोत्साहित होगा, तत्पर होगा। असंतोष की प्राप्ति होने पर उस पर गलत प्रभाव पड़ेगा और उस कार्य को वो नहीं करना चाहेगा। तो इससे चलिए एक बार थोड़ा सा वैसे हमने उद्दीपक अनुक्रिया, उद्दीपक और अनुक्रिया में जो संबंध है, उद्दीपक व अनुक्रिया का जो संबंध है, वो प्रभाव के दो बातों पर आधारित है। उद्दीपक अनुक्रिया का जो संबंध है, उद्दीपक अनुक्रिया का संबंध इन दो बातों पर आधारित है। उद्दीपक अनुक्रिया का संबंध एक मजबूत व कमजोर। इसका मतलब अगर उद्दीपक व अनुक्रिया के संबंध में संतोषजनक प्रभाव पड़ रहे हैं, तब उसका जो प्रभाव है वो मजबूत होगा। अगर उद्दीपक अनुक्रिया के संबंध से असंतोषजनक प्रभाव पड़े, तो उनका संबंध जो है वो कमजोर होगा, उसका प्रभाव जो है कमजोर होगा। तो यहाँ पे दो बातें कही गई। संतोषजनक प्रभाव से संबंध की स्थिति दृढ़ होगी, मजबूत होगी। असंतोषजनक प्रभाव से शक्ति कमजोर होगी। अब कैसे, अब इसको हम लोग कैसे सिद्ध करें, तो चलिए देखते हैं। बिल्ली ने दरवाजा खोलने की क्रिया इसलिए सीखी, उसे अनुक्रिया के बाद भोजन मिला था। कैसे सीखी, अगर उसको भोजन नहीं मिलता और उद्दीपक अनुक्रिया का संबंध अगर मजबूत नहीं होता, तो उस पर गलत प्रभाव पड़ता और वो सीख ही नहीं पाती, तो उसे संतुष्टि नहीं मिलती, तो वो सीखती भी नहीं। उस पर असंतोषजनक प्रभाव पड़ता, वो नहीं सीख पाती, अध्ययन नहीं कर पाती। आज भी इस नियम का प्रयोग किया जाता है, हमारे आज भी हम करते हैं, जैसे पुरस्कार और दंड के रूप में। शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में पुरस्कार और दंड के रूप में इस नियम का प्रयोग करते हैं। अब इसकी भी आलोचना हुई। प्रभाव के नियम में इसकी आलोचना क्या हुई, पशु को किसी क्रिया के बाद संतुष्टि हो रही या खीज उत्पन्न हो रही, इसका पता लगाना मुश्किल। अब कह रहे हैं अच्छा ठीक है,
अगर हम पशु को ले रहे हैं, उसको क्रिया के बाद संतुष्टि हो रही कि खींच हो रही, इसका हमें पता कैसे लगेगा? ये तो लगाना मुश्किल है। और दूसरी अलग है, प्राणी अनुक्रिया पहले करता है और पुरस्कार बाद में प्राप्त करता है। तो इसमें भी यह कि पहले आप अनुक्रिया करिए, इसके बाद आपको पुरस्कार मिलेगा। ये दो चीज़ें हो सकता है कि पता नहीं अनुक्रिया मेरी सही होगी कि गलत होगी, वो हो सकता है इस डर के मारे न करें। अब हम आ गए, अभी तक तो ये तीनों पढ़ रहे थे, अब हम अभी क्या क्या पढ़े हम लोग? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। सीखने के मुख्य नियम में तत्परता के नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव। अब पढ़ने जा रहे हैं सीखने के गौड़ नियम। चलिए देखते हैं सीखने के गौड़ नियम, जिसे बोलते हैं सीखने के गौड़ नियम, जिसे द्वितीय नियम भी कहते हैं। चलिए इधर देख लेते हैं। सीखने के गौड़ नियम क्या बोलते हैं? द्वितीय नियम। इनमें 5 बातें हैं। अब इसमें पहला है अभिवृत्ति का नियम, जिसे अभिवृत्ति का नियम या मनोवृत्ति का नियम भी कहते हैं। पहले देख लेते अभिवृत्ति क्या होती है। किसी चीज के प्रति सकारात्मक सोच अभिवृत्ति है। किसी चीज के प्रति सकारात्मक सोच मतलब किसी चीज के प्रति अच्छी सोच रखना, वो है अभिवृत्ति है। किसी घटना के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल दृष्टि या विचार रखना। किसी चीज के प्रति सकारात्मक सोच अभिवृत्ति है। किसी घटना के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल दृष्टि या विचार रखना मनोवृत्ति है। ये है अभिवृत्ति व मनोवृत्ति। अब थॉर्नडाइक ने क्या कहा कि क्या है? सिखाई जाने वाली सामग्री के प्रति, सिखाई जाने वाली सामग्री के प्रति सीखने वाले की अभिवृत्ति सकारात्मक हो या मनोवृत्ति अनुकूल हो तो वह जल्दी सीख। अगर किसी चीज को अगर किसी सिखाई जाने वाली सामग्री के प्रति जो सीखने वाला है उसकी अभिवृत्ति मनोवृत्ति अगर सकारात्मक है, अगर उस चीज के प्रति वो अच्छा सोचता है, सकारात्मक सोचता है कि वो चीज ठीक है, ऐसे पढ़ना चाहिए, उसको सीखना चाहिए, इसके फायदे हैं, हमें पढ़ना चाहिए, ये सब चीजें अगर वो उसके बारे में सकारात्मक सोच रहा है तो वो उसे जल्दी सीख लेगा। किसी चीज के प्रति और सीखने वाला सकारात्मक सोच रहा है तो वो उसको जल्दी से सीख लेगा। अगर उसकी मनोवृत्ति और अभिवृत्ति सकारात्मक नहीं है तो वो चीज़ों को नहीं सीख पाए। देखिए ये जो सारे नियम हैं, जो हमारे मुख्य नियम गौड़ नियम, ये थॉर्नडाइक ने बस सीखने पे ही दिया कि कोई व्यक्ति कोई सीखने वाला को कैसे अधिगम कर सकता है, बालक कैसे अधिगम को सीख सकता है, इस चीजों पे दिया गया है। और दूसरा है बहु अभिक्रिया का नियम। क्या है? अभी हमने पढ़ा कि अभिवृत्ति का नियम और दूसरा है बहु अभिक्रिया का नियम। अब बहु अभिक्रिया का नियम क्या है? मनुष्य है, उसके सामने समस्या उत्पन्न हुई, ये मनुष्य है, उसके सामने समस्या उत्पन्न हुई। अब समाधान, जब समस्या उसी को समाधान करना, कोई और नहीं कर, पहले समाधान 1 देखेगा, 2 देखेगा, 3 देखेगा, 4, अब इसका देख ले, उसमें उसको सबसे अच्छा तीसरे नंबर वाला समाधान लगा, तब वो क्या करेगा? उसको संतोषजनक सफलता मिली, वह उसी का चुनाव करेगा। उसको अगर ये समाधान 3 पसंद आया तो उसी का चुनाव करेगा और उसी के अनुसार कार्य करेगा। यह है बहु अभिक्रिया का नियम। अब देखते हैं कि आंशिक क्रिया का नियम। पार्शियल एक्टिव, किसी चीज को छोटे छोटे भागों में बांट देना। बड़ी से बड़ी समस्या को हल करने के लिए किसी चीज को छोटे छोटे भागों में हम बांट के उसे समस्या को हल्का कम कर सकते। कैसे? समस्या उत्पन्न हुई, इसको क ख ग घ अंगा सारे समस्या को इसमें बांट दिए। अब बांटने के बाद पहले इसको कर लेंगे, इसके बाद इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको धीरे धीरे बड़ी से बड़ी समस्या को छोटा किया जा सकता है। ये है आंशिक क्रिया का नियम। अब चलिए देखते हैं सदृशीकरण का नियम, एनालॉजी, जिसे बोलते हैं समानता।
समस्या उत्पन्न होने पर उसके सामने पूर्व अनुभव जो हुआ उसका अनुसरण। अगर समस्या उत्पन्न, अगर हमने पहले ऐसी समस्या को अपने पहले कभी अनुभव किया तो उससे थोड़ा तुलना करते। पूर्व अनुभव और वर्तमान अनुभव से हम तुलना करेंगे उस समस्या को। अगर यहाँ से हमें कुछ चीज़ें मिल रही हैं इसके समांतर में, तो हम इससे लेके इसको हल करने का वर्तमान और पूर्व को लेके इसको हल करेंगे, फिर क्रिया करें। इसको बोलते हैं सदृशीकरण का नियम, मतलब पूर्व अनुभव से वर्तमान की समस्या को हल करना। अब है साहचर्य परिवर्तन का नियम। इनमें दो बातें होती हैं। दो उद्दीपक साहचर्य स्थापित होने पर एक उद्दीपक के प्रति कोई कार्य हो तो दूसरा भी प्रभावित। अगर जहाँ यहाँ पे दो उद्दीपक की बात हो रही है, अगर दो उद्दीपक हैं, अगर दोनों में साहचर्य स्थापित है, दो उद्दीपक है दोनों में साहचर्य स्थापित, अगर एक प्रभावित होता है तो दोनों प्रभावित। कैसे, चलिए देख लेते हैं। एक बिल्ली है, उसके सामने थोड़ी ऊंचाई पर एक मछली को टांग दिया गया और उसे ऐसी ट्रेनिंग दी गई कि अगर स्टैंड अप कहा जाए तो अपने पैर को खड़ा करे, दो सीढ़ी ऊपर अपने पैर को खड़ा करे। ऐसी ट्रेनिंग दी गई। स्टैंड अप कहने पर वो ऐसी सीख भी गई कि सीढ़ी पे पैर अपना खड़ा करना सीख ली। अब हुआ क्या, और कुछ दिनों बाद स्टैंड अप कहने पे बिल्ली सीख लिया। यहाँ पे दो चीज उद्दीपक है, मछली और स्टैंड अप की ध्वनि। ये दोनों यहाँ पे उद्दीपक का कार्य करें। अगर ये प्रभावित, इन दोनों एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं। दो उद्दीपक जहाँ पे साहचर्य स्थापित हो जाने पे ये दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ। धन्यवाद।